देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। लगातार भारत में भी इस संकट के बीच में संपूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। यही सिद्धांत कोरोना संकट पर भी लागू होता है। कोरोना काल किसी के लिए संकट है तो किसी के लिए अवसर। यूपी में सीएम योगी के लिए कोरोना संकट के साथ साथ अवसर भी साबित हो रहा है। तो कोरोना काल संकट या अवसर, ये सवाल है। यूपी सरकार के लिए संकट के साथ साथ ये अवसर भी दिखाई दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से यूपी में निवेश बढ़ने का माहौल दिखाई दे रहा है। चीन से शिफ्ट होने वाली कंपनियों के लिए यूपी पहली पसंद है। चीन से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हटा रही है कई जापानीज कंपनियां। आपको बता दें, 100 अमेरिकी कंपनियों से भी यूपी सरकार ने अप्रोच किया है। एक्सप्रेसवे, ट्रेन और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण इच्छुक दिखाई दिए हैं निवेशक। मानव के लिए संकट तो प्रकृति के लिए अवसर है और भारत के लिए भी निवेश के पैमाने पर बड़ा अवसर देखा जा रहा है। 100 कंपनियां अमेरिका की हैं और जापानीज भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अब चाइना से अपना निवेश हटाने का मन बना रही हैं। जिस तरीके से चाइना पर तमाम आरोप भी लगे हैं, अमेरिका ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं और कहीं ना कहीं कोरोना महामारी की वजह से जो एक विश्वास रहा है वो अब चाइना से टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए अगर पहली पसंद की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश, जो कोरोना महामारी के आने के बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं इस पैरामीटर पर भी सोचने की कोशिश कर रहा था, उसका नतीजा आज सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक प्लान भी बनाया गया था, प्रेजेंटेशन भी बनाई गई थी, सीएम ने साफ तौर पर यह आदेश भी दिया था कि आप प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत पॉसिबल था कि चाइना से बहुत सारी कंपनीज हैं अलग अलग देशों की जो अपना निवेश हटाएंगी, अपनी कंपनीज हटाएंगी और भारत के लिए बहुत सुनहरा मौका है। जिस तरीके से बहुत हद तक नुकसान हुआ है भारत का भी, पूरे विश्व का भी, लेकिन एक बहुत सुनहरा मौका हिंदुस्तान के लिए है। अपने आप को और ज्यादा डेवलप्ड बनाने के लिए कोशिश है, एक पहल है और खुद उत्तर प्रदेश की तरफ से ये प्रपोजल भी भेजा गया था। उसके बाद में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, बड़े पैमाने की कंपनियां हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश में दिखाया है। इससे पहले भी जितने बड़े बड़े एक्सपोज हुए हैं, डिफेंस एक्सपो की बात कर ले, डिफेंस कॉरिडोर बन ही रहा है, साथ ही इन्वेस्टर समिट जितनी भी हुई हैं उसमें भी जितना इंटरेस्ट अदर कंपनीज का भी और हिंदुस्तान के बाहर की फॉरेन कंपनीज का भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी देखा गया है, वो ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश अब पूरी तरीके से इस सिचुएशन में आ चुका है कि कोई भी इन्वेस्टर इच्छुक होकर इन्वेस्ट यूपी में बेझिझक कर सकते हैं। जी हाँ, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हर एक सिचुएशन में एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। जैसे कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू है जिससे हम अभी तक जूझ रहे हैं, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू वो भी है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा अवसर हिंदुस्तान के लिए है, एक बड़ा फायदा भी इस काल से हमें मिल सकता है। क्या उस फायदे को हम ग्रैब कर पाएंगे, ये भी वो सवाल है। कितनी कोशिश हम कर रहे हैं, ये भी सवाल है, जिनके जवाब हम यहां ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से शिवम त्यागी जी मौजूद हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट विपिन शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और भी कई खास मेहमान हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। शिवम जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। जैसे यूपी सरकार का फोकस पहले ही इस पर डाइवर्ट हो चुका था कि ऐसी बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि अब चाइना से विश्वास उठेगा और यूपी के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा गया था। सीएम ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया था कि अगर कंपनियां वहां से डाइवर्ट होती हैं तो हिंदुस्तान और खास तौर पर उत्तर प्रदेश अपने आप को प्रिपेयर रखे इस चीज के लिए, चाहे वो प्रपोजल्स हो या उनके सामने अपना जो भी प्रेजेंटेशन उन्हें रखनी हो, उस चीज के लिए वो रेडी रहे और वो इंप्लीमेंटेशन भी अब नजर आने लगा है। देखिए सृष्टि जी, बात तो बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया को क्यों मिलती हैं। हाँ। उसके दो कारण बहुत मेजर हैं। सबसे पहला तो ये कि पॉपुलेशन जो है, अगर हम चाइना के बाद किसी के पास बात करें तो वो हिंदुस्तान के पास है। हम 130 करोड़ के दोस्त हैं, दुनिया में नंबर 1 देश पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना है, उसके बाद हिंदुस्तान आता है। दूसरी अगर सबसे बड़ी हमारे पास एक पावर है वो ये कि सस्ता लेबर जो है वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मिलता है। बेहद हार्ड वर्किंग लोग हिंदुस्तानी हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप कहीं पर भी चले जाएंगे, हिंदुस्तानी जिस काम को मतलब 50 रुपए में कर देगा, बाकी अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में और यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे शायद वो
200 रुपए में भी ना हो, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव लेबर है बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज क्या है कि जिस तरह से डेमोग्राफिकली सिचुएशन चेंज हुई है, चाइना से ये वायरस निकला सबको पता है, नेम एंड शेम हुआ सबको पता है। हिंदुस्तान के लिए अपने आप में अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि इतने बड़े देश में से जब इस तरह का वायरस निकला है तो कहीं ना कहीं अभी तो दोस्त अगर अमेरिका को छोड़ दें या एक आध कंट्री को और छोड़ दें तो इतना नेम एंड शेम नहीं हो रहा है, इतना चाइना को नहीं बोला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया इससे बाहर आएगी, बिल्कुल लोगों की जो अप्रोच है वो चाइना के लिए जरूर बदलेगी। शुरुआत में हर चीज पे मेड इन चाइना होता था, आपने देखा था, लेकिन अब ये सिचुएशन बदलेगी। वो इसलिए क्योंकि अब हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर एक ऐसे राष्ट्र से डरने की जरूरत है। आज तक हमें और इस पूरी दुनिया को ये भी नहीं पता, वो एक अलग बात है कि कोई चमगादड़ के सूप से कोई तरह तरह की कहानियां सब कही जा रही हैं कि वहां से ये वायरस निकला, यहां से ये वायरस निकला। बहुत जगह बताया जा रहा है कि वुहान के लेबोरेटरी से ये वायरस है, ये मैन मेड है। तो कहीं पर भी चाइना का रवैया ऐसा नहीं रहा कि वो दुनिया को इससे बचाए। अगर उन्होंने सही समय पर बताया होता WHO को या फिर पूरी दुनिया को कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से बढ़ेगा, तो लोगों ने इसी तरह से जो है आगे अपनी प्रिकॉशंस ली होती, फ्लाइट्स रोकी होती, लेकिन वो भी नहीं बताया, समय समय पर झूठ बोलते चले गए। आज सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया। अब इसके बाद चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं कि मान लीजिए अगर हम नॉर्मल लाइफ में आते हैं और उसके बाद चाइना से फिर से कंट्रीज जो है एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना शुरू करती हैं या उनसे बिजनेस करना शुरू करती हैं, तो भविष्य में ऐसी चिंताएं लगातार बनी रहेगी। और दुनिया का एक तबका वैसा भी है जो इस को एक तरह से बायो वॉर की तरह देख रहा है कि ये वायरस को कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है। हिंदुस्तान आने वाले समय में सभी बिजनेसमैन के लिए मुफीद जगह इसलिए है कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2014 से बाद में हिंदुस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। हम 137वें पायदान पे थे, अब हम करीब 66वें 61वें पायदान पर हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट क्लियरेंसेस उनमें काफी सुधार हुआ है, चीजें बेहतर हुई हैं, हमारे पास लेबर भी है, हमारे पास जगह भी है और एक विल वाली सरकार है। हमने FDI के जो नियम है उनमें भी काफी सारे चेंजेस किए हैं। तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि जैसे ही ये कोरोना काल समाप्त होता है, हिंदुस्तान के लिए ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हमारे पास इतनी बड़ी एक जनसंख्या है, इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। शुरुआत में आपको याद होगा जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि 130 करोड़ लोग जो हैं इस देश की ताकत हैं, तो कहीं ना कहीं वो समय आएगा और चाइना से लोग शिफ्ट करना चाहेंगे, क्योंकि चाइना का जो ये रवैया ढुलमुल रहा है कोरोना के काल में, इससे बहुत ज्यादा परेशानी हुई। और खासतौर पे अगर हम अमेरिका की बात करें, UK की बात करें, तो ये तो ऐसी कंट्रीज हैं कि इनको तो बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए अगर आप अमेरिका की बात करें, धरती पर हर चौथा जो 4th कोरोना का पेशेंट है वो अमेरिकन है। मतलब कि हर 4 में से 1 मरने वाला अमेरिका का है। तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस मॉडल में तो खटास आना गारंटीड है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उनको हुआ है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो पूरी तरह से पस्त हो गई है, इटली है, स्पेन है, तमाम ऐसी दुनिया है। तो मैं मानता हूं इसका सीधा फायदा अगर किसी को होगा तो वो हिंदुस्तान को। और उसका एक आखिरी वजह यह भी है कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से कोरोना में बहुत बेहतर सामंजस्य के साथ जनता से कम्युनिकेट करके संवाद बना के लॉकडाउन टाइम से शुरू किया, और 130 करोड़ होने के बावजूद हमारे यहां पर अगर आज सिर्फ 30,000 केसेस तक हम पहुंचे हैं, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक जीत है जिसको सारी दुनिया देखती है कि हिंदुस्तान के पास एक आज ऐसी लीडरशिप है कि आने वाले समय में अगर कोई बिजनेस हिंदुस्तान में आते हैं तो उनके जो राइट्स हैं उन सब का ख्याल भी ये सरकार रख सकती है। ठीक है, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले विपिन जी आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आपने जैसे शुरुआत में बोला कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। और महामारी है, बिल्कुल निश्चित बात है, लेकिन उसमें भी जिस तरह से कहा जाता है अभिशाप में वरदान, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो मैं ये बोलूंगा कि देखिए ये हिंदुस्तान के पास वाकई में सही मायने में एक बड़ा सुनहरा अवसर है कि हम लोग, क्योंकि पहले भी विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु रहेंगे। अब कई मायने में, क्योंकि क्या हुआ है कि पहले हम बात कर रहे थे ब्रेक्जिट की, कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करेगा या नहीं करेगा, वो अटकलें लगाई जाती थी। लेकिन अब दौर है चेक्जिट का। चीन से लोग एग्जिट करेंगे और चीन से दूरी बनाएंगे, क्योंकि देखिए हम भले ही अभी तक ये चीज समझ नहीं आई है, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ कि कोरोना ये वायरस कहां से आया, वुहान से आया कि चीन की चाल थी कि उन्होंने ये पूरे विश्व में ये आतंक फैलाना था। लेकिन अभी जो है ये बात एक साफ हुई है कि चाइना की मंशा साफ नहीं थी, और अब उनसे लोग जो अपनी दूरी बनाएंगे। और यही कारण है कि जो 250 कंपनी अमेरिका की है, उन्होंने एक इच्छा दिखाई है कि हिंदुस्तान में अपना बेस सेटअप करें। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए अच्छी बात है, क्योंकि वहां की सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी ने पहल लेते हुए जब इन्वेस्टर समिट्स करवाए, डिफेंस समिट्स कराए, तो वो अच्छे उसके नतीजे आए। और यही कारण है कि 100 अमेरिका कंपनी जो है, 100 अमेरिका की कंपनियां हैं,
उन्होंने ये इच्छा जताई है कि हम अपना बेस यहां पर सेटअप करेंगे। आप अडोबी की बात करें, मास्टर कार्ड की बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर डिजिटल पेमेंट्स के लिए, तो देखिए कितना अच्छी बात है। उसमें आप आधुनिकीकरण करेंगे सबका, और लोगों को जो रूरल आपका सेगमेंट्स है उनको आप इंटीग्रेट करेंगे मेन स्ट्रीम में ले जाके, तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ में मैं बोलना चाहूंगा कि एक जब सुनहरा अवसर आता है तो हम लोगों को अपनी सोच भी, मानसिकता भी जो है वो सकारात्मक रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर राजनीति नहीं कुछ, क्योंकि ये आपके राष्ट्र हित की बात है और यहां पर सबका कल्याण होगा। यहां पर ये धर्म के हिसाब से नहीं होने वाला कि अगर आप जिस तरह से डॉक्टर हमारे यहां पर कोरोना में युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, धर्म के हिसाब से नहीं वो कर रहे हैं मरीजों का इलाज, उसी तरह से जब सबका विकास होगा, सब आगे बढ़ेंगे तो सभी का कल्याण है इसमें। तो यहां पर जब अगर कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग को तवज्जो मिल रही है, जो प्रधानमंत्री का अपना रिफॉर्म था, उन्होंने मेक इन इंडिया को तवज्जो दी और लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इस बात का ऐलान करा कि हम संकल्प लेते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी ने पहल लेते हुए बोला कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो अब ये $1 ट्रिलियन होगा या $5 ट्रिलियन, तो इसमें जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को, उत्पादन को आप तवज्जो नहीं देंगे तो ये आप अपना जो मकसद, इसको कैसे आप पाएंगे। तो इसीलिए ये सोच गई है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो अभी शिवन ने बात बोली, मैं उसी बात को बोलूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और क्रिएटिंग फेवरेबल एनवायरनमेंट की, ताकि आपका विदेशी निवेश यहां पर आ सके, ना कि आप अपने ही देश को, देश की छवि वहां धूमिल करें। मैं यहां पर एक बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं। देखिए, एक यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, वो हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करना चाहते हैं और उन्होंने अपना एक प्रोपेगेंडा चला दिया। पहले प्रोपेगेंडा चलाया टाइम मैगजीन ने, बोला कि मोदी जो है डिवाइडर इन चीफ है। वो अलग बात है कि बाद में अपनी बात से पलटे और फिर बोला मोदी से बड़ा कोई ऐसा नेता नहीं है जो हिंदुस्तान को जिसने एक करा है। तो यहां पर तो देखिए, ये हमें समझना है कि विदेशी ताकतें हमें कैसे हमारे अंदर दरारें पैदा करना चाहती हैं और यहां पर हमें एक मकसद रखना है। मैं इस बात की खिलाफत करता हूं जब कोई बोलता है लव जिहाद या कोरोना जिहाद। कोई भी, देखिए, ऐसी बातों में हमें विश्वास नहीं रखना, कोई भेदभाव नहीं रखना किसी के साथ। देश को आगे ले जाना है, एक मकसद होना चाहिए, आपने हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। ठीक है। दीपक झा साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले मनीष जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप लगातार जब भी हमारी डिबेट होती है तो आप यही बात कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, बल्कि बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा हिंदुस्तान के पास में। और आज कहीं ना कहीं वो तस्वीर यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे समझना चाहती हूँ, चूंकि आप इस मामले के ज्यादा जानकार हैं, कि सिर्फ हिंदुस्तान ही पहली पसंद उन कंपनियों की क्यों बन रहा है? ऐसा क्या है, वजह है इसके पीछे? ये प्लीज आप थोड़ा डिटेल में समझाइए। ये तो आत्म प्रशंसा का मैटर है कि हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पहली चॉइस बन रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, आप यूपीएस की बात कर रही थी, आपके चैनल पे आ रहा था, या किसी और बड़ी कंपनी की बात करती है, ये लोग पूरे विश्व में अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं। तो अगर वो इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया का एक विशाल बाजार देख के उन्हें बिजनेस करना है। आज से 10 साल 15 साल पहले भी एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि चाइना से बिजनेस शिफ्ट होके बाहर जाना था। हिंदुस्तान तब भी पहली चॉइस थी और हिंदुस्तान की जगह वो सारा बिजनेस वियतनाम चला गया, इंडोनेशिया चला गया, मलेशिया चला गया। आज जितना फर्नीचर देश में इंपोर्ट होता है, आज से 10 साल पहले जो चाइना से इंपोर्ट होता था, अब वो चाइना के अलावा मलेशिया बड़ा हब बन गया और मलेशिया से इंपोर्ट होना लगे। देखिए, वो हिंदुस्तान में आकर्षित इसलिए हैं क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा बाजार है, उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, माल यहीं बनेगा और यहीं से बिक जाएगा, तो उनकी कॉस्टिंग में फर्क आता है, उनका प्रॉफिट अच्छा होता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम उन्हें उनकी सुविधा से कोई फैसिलिटी दे पाए। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स में जो काम अब शुरू हुआ है वो अभी अपनी शैशवावस्था में है। वाटर ट्रांसपोर्ट की पहली फैसिलिटी अभी 1-2 साल पहले श्री नितिन गडकरी जी ने स्टार्ट करी लेकिन उस पर अभी तक बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। आगे कैसे होगा नहीं पता। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रक्स, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज अभी बिल्कुल कम है और सड़कों की स्थिति लगातार इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन अभी सड़कों की जो स्थिति है उनको अच्छा करने की जरूरत है ताकि स्पीडी क्विक ट्रांसपोर्टेशन हो। आपने एक चैनल पे एक आपकी लाइन चली जिसमें आपने कहा था बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियां जेवर एयरपोर्ट में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। अरे जेवर एयरपोर्ट तो गोल्ड है, गोल्ड।
यहाँ पे तो सारी ई कॉमर्स कंपनी, चाहे वो फेडेक्स हो, टीएनटी हो और आपकी यूपीएस हो, इन सबको आना ही आना है जी। इनका तो सर्वाइवल ही नहीं है अगर एयरपोर्ट पे इन्होंने अपना काम नहीं लिया तो। ये तो हमारे लिए गोल्ड माइन साबित होगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बन सकता है वो, एसईजेड, जल्दी से जल्दी आगे एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। तो मेरा कहना यह है राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और लगातार एफर्ट करके उन कंट्रीज से क्रॉस कंट्री रिलेशन बना के, जैसे हम चाइना, हम जापान से, अमेरिका से इस तरीके से पॉलिटिकल रिलेशन बनाए कि वो बिजनेस अल्टीमेटली इंडिया में आ जाए। ठीक है मनीष जी, आपके कंसर्न्स, आपके जो कंसर्न्स हैं वो भी सही हैं, लाजमी सी बात है, इस पर सवाल उठना भी चाहिए। शिवम इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले दीपक झा साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मामले को? कहा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनीज हैं हिंदुस्तान में इंटरेस्ट ले रही है, खासतौर पर यूपी सरकार ने जो प्रपोजल्स भेजे हैं उसको कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जिसके लिए सरकार पहले से तैयारी कर रही थी। सृष्टि से देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में लोग आए, उनका स्वागत है। हाँ। लेकिन अभी जो भाजपा सरकार है ये सिर्फ दिवा स्वप्न दिखाती है। दिवा स्वप्न का मतलब होता है जो दिन में आदमी स्वप्न देखता है और वो कभी पूरे नहीं होते हैं। आज हालात क्या है, पिछले 6 साल से हम कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और आज हालात है कि हमको चाइना से किट मंगाना पड़ रहा। हाँ, आपने 6 सालों में किया क्या है? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मोदी जी क्या करेंगे? वोट देंगे लोग मोदी जी को, लेकिन आज देश क्या हो गया है, भाजपा के लोग क्या करते हैं, सवाल करिए राहुल गांधी से और दोष मत दीजिए नेहरू जी को। तो भाजपा का चाल चरित्र और संस्कार बन चुका है कि दूसरों को देश देना, अपने ऊपर एक कीचड़ न उछलने देना। लेकिन ये पिछले 6 सालों में किया क्या है? कौन सी कंपनी आई, कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना पैसा आया, देश जानना चाहता है। ये सिर्फ कागजों पे काम करते हैं, हकीकत और वास्तविकता में कुछ नहीं होता है। लॉकडाउन करके देश को बैठा दिया है, ठीक है, जरूरत थी लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन के बाद आपने ट्रीटमेंट क्या किया, इलाज क्या किया? कोरोना आज फैला हुआ है देश में इतना, तो उस पे काम कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आप लॉकडाउन करके आराम से बैठ रहे हैं कि अब दुनिया आएगी और हम तमाशा। ठीक है, चलिए दीपक साहब, आपके सवाल का मैं जवाब लूंगी शिवम से। शिवम, देखिए, पहले मनीष जी ने आपसे बहुत सारे कंसर्न जाहिर किए हैं, उनका जवाब लेने से पहले आप दीपक जी का जवाब दीजिए कि आप बार बार सवाल राहुल गांधी से, उसके बाद आप मर देते हैं नेहरू जी के ऊपर, जैसा उन्होंने कहा, और आपने अपना 6 साल क्या किया, और लॉकडाउन में जैसा बार बार कांग्रेस पार्टी ने कहा कि समय आपको मिला, लेकिन आपने उस समय का सदुपयोग नहीं किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ना ही तो हम इसमें राहुल गांधी जी को कुछ कह रहे हैं, ना नेहरू जी को। कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है नेहरू जी का तो नाम लिए हुए भी काफी दिन हो गए, ये भी अपने आप में एक गलत बात है, नाम ले लेना चाहिए था। चलो, अच्छा किया दीपक जी ने ले लिया। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, उनके ऊपर भी कोई दोष हम नहीं मढ़ रहे हैं। ये कहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस देश के हालात क्या है और क्या इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बता देता हूं, इस देश की अगर मैं बात करूं, लास्ट क्वार्टर जो जनवरी, फरवरी, मार्च है, इसमें अकेले क्वार्टर में 42 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट, विच इज ऑल टाइम हाई इन दिस कंट्री एवर। ये कहते हैं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि आपने किया क्या। मैं आपको बताता हूं हमने किया क्या। आपने इस देश में 70 साल में एक एम्स बनाया, जिसके लिए भी आप अपनी छाती पीटते हो बड़े गर्व के साथ कि हमने एम्स बनाया। हिंदुस्तान की सरकार ने 21 एम्स बना के 6 साल में खड़े कर दिया। अब आप ये कहेंगे कि अभी आप बना ही रहे हैं, क्योंकि एक एम्स बनाने में समय लगता है, बावजूद उसके ओपनिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं। इसके अलावा आप कहते हैं कि हिंदुस्तान ने क्या किया। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो 7 नए एयरपोर्ट बनने के लिए तैयार है, आपकी सरकार में एक था। एक कैसी बातें करते हैं। सरकार लगातार काम करती है, करती रहेगी आगे भी। लेकिन जहां तक बात आती है कि आप नेहरू जी का नाम क्यों लेते हैं, देखिए, जब एक पार्टी हो जिसने 58 साल तक एक देश पर राज किया हो, एक छत्र, तो उस पर से सवाल हमेशा पूछे जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि आज भी हिंदुस्तान में डॉलर और रुपए का गैप इतना क्यों है, तो जाहिर है 58 साल आपने राज किया, तो आपसे सवाल हम क्यों ना पूछे। अगर आप कहते हैं कि इस देश में एम्स क्यों नहीं बने, क्योंकि आपने सिर्फ 58 साल के राज में एक बनाया, हम 21 बनाकर खड़े कर रहे हैं, आप कहते हैं कि आपने फिर भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल लगातार पूछे जाएंगे, चाहे वो नेहरू जी से, चाहे राहुल जी से। और दूसरी चीज, आप क्या चाहते हैं कि राहुल जी से सवाल ना पूछे? वो इस देश के विपक्ष का बड़ा चेहरा है। वो एक अलग बात है कि वो कितनी सीरियस बात करते हैं, उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन इसके बाद एक और चीज ये है कि हाँ, सरकार लगातार एफडीआई को लेकर बहुत चीजों को क्लियर करती आई है, रूलिंग्स को चेंज करती आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बेहतर किया है। आज इस बात को भी मनीष जी जरूर मानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, हमारी फॉरेन पॉलिसी
अभी तक के सबसे सुनहरे दौर में है। जहां तक बात इकोनॉमिक पॉलिसीज की है, लगातार सरकार उन पर काम करते रही है। और हां, कोरोना की जहां तक बात है, इसके बाद ये सरकार, ठीक है, मनीष जी इनकार कर रहे हैं आपकी बात से। मनीष जी से बात करना चाहूंगा। इसके बाद आऊंगी दीपक जी पास, बोलिए मनीष जी। देखिए, दो बातें पूछता हूँ। एक तो शिवम त्यागी जी ने ये कहा कि भाई 36 अरब का इन्वेस्टमेंट आया, तो जरा मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आया, उसके अलावा भी कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताएं। चलिए ठीक है जी हाँ, तो कोरोना काल में संकट तो जाहिर तौर पर है, पूरे विश्व पर यह संकट मंडराया हुआ है। कब ये काले बादल छटेंगे इसका भी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन एक अवसर की बात जो हो रही है हिंदुस्तान में कि ऐसे मौके पर एक अवसर भी इंडिया के लिए है, वो किस तरीके से, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शिवम अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं यही कह रहा था कि जहां तक 36 अरब इन्वेस्टमेंट की बात करी मनीष गुप्ता जी ने, और उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट के अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट आई है। मैं कहता हूं अगर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट आई है तो ये एक बेहतर साइन है कि नहीं, पहले से बेहतर चीजें हुई है कि नहीं, कहीं ना कहीं उस मार्केट में क्या किसी इन्वेस्टर का फेथ बढ़ा है कि नहीं, ये तो अपने आप में रियलिटी है। और ये ऑल टाइम हाई है, ये भी मनीष जी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि फाइनेंस को तो वो मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आज कोई अपॉर्चुनिटी इस देश के सामने है तो उसको इनकैश करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। और जहां तक प्रपोजल्स की और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं हम, तो आपने देखा है कि किस तरह से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हर चीज को लेकर, मैं एक लाइन यूज करूंगा, ज्यादातर आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल में ज्यादातर चीफ मिनिस्टर्स की जो बात रही है, ये कमी है, ये फंडिंग की दिक्कत है, ये तमाम तरह की चीजें हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो नो नॉनसेंस चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मतलब कि जितने हमारे पास उपकरण हैं, जितने हमारे पास उपचार के तरीके हैं, जितने हमारे पास चीजें हैं, जितने हमारे पास संसाधन हैं, उन्हीं के साथ एक प्रदेश को 20-21 करोड़ की जनता के साथ संभाला जाता है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री अमेरिका, जो 31 करोड़ होने के बावजूद, मात्र 31 करोड़ है, दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत, पैसा, सब कुछ उनके पास है। उनके यहां पर 10 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हैं और 50,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। एक तरफ 21 करोड़ का प्रदेश है जिसका जो काउंट है वो आप सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर मॉडल और इससे बेहतर लीडर आपको कहां मिलेंगे। ठीक है, मनीष जी की मुस्कान बता रही है कि वो आपके आंसर से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है इस बात को लेकर, फाइनेंस की जहां तक बात हुई है। मनीष जी आप जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर दीपक के पास जाएंगे, फिर विपिन जी के पास। मनीष जी आवाज मिल रही है? चलिए, लग रहा संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, जिस तरीके से आपके सवालों का जवाब जाहिर तौर पर हमने लिया, लेकिन अब ये बार बार जो जिक्र हो जाता है कि राहुल गांधी से सवाल क्यों पूछा जाता है, 6 साल में आपने क्या कर लिया। आपको 6 साल का हिसाब चाहिए होता है सर, लेकिन अब 60-70 सालों का हिसाब अगर सामने से मांगा जाता है तब चीजें ज्यादा बुरी लगती हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि 6 साल में कोई ऐसी छड़ी घूमे कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग में तब्दील हो जाए। तो जो चीजें 70 साल में नहीं हो पाई, वो 6 साल में आप कैसे उम्मीद कर लेते हैं सर? देखिए सृष्टि जी, विकास जो है ना एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई एक दिन में या रातों रात नहीं होता। पिछले 70 साल नहीं, मैं कहूंगा 5-6 साल मोदी जी रह चुके हैं और 5-6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी रह चुके हैं, तो और भी कई दलों की सरकारें आई। तो 65 सालों का, अगर हम 60 सालों की बात करें तो 60 सालों में कांग्रेस ने जो इस देश के लिए किया है, बहुत कुछ किया है और उनके पास अपना विजन है। भाजपा क्या करती है? ठीक है दीपक जी, मैं आपसे नहीं 10 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड नहीं 2 सेकंड। 60 साल में मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप कहो तो आने वाले 10 मिनट तक बिल्कुल चुप बैठ जाऊंगा। 60 साल की मुझे कोई 60 अचीवमेंट बता दीजिए कांग्रेस सरकार की, लेकिन 60 होनी चाहिए। मैं बता दूंगा, सुन लो। आप जिस स्कूल से पढ़े होंगे, जिस जिले में रहे होंगे, वहां का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ होगा सब कांग्रेस के जमाने से होगा। 60 चीजें कांग्रेस और भाजपा करने के लिए, पहली बात सुन लो आप, 60 चीजें, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ आज। 60 उपलब्धियां, आंकड़ों में आप खेल रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ 60 उपलब्धियां। 60 उपलब्धियां क्या मेरे पास 6 भी नहीं बताई आपने, फिर कहते हो कि डिस्टर्ब कर रहे हो। बता दूंगा, एम्स बने, IIT बने, कांग्रेस का कोई चुनाव प्रचार नहीं चल रहा। पहली बात समझ लो आप। यहाँ पे आज बात चल रही है कि भाजपा गाल फुला के शंख बजाती है, अपने आप में खुशी मनाती है देश में कि करना धरना कुछ नहीं है, मन की बात करने। दीपक जी आप बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन 3 हुए, अभी तक 60 में से 57 बाकी हैं। 52% नौकरियां जा रही हैं देश में। आज ऑटो इंडस्ट्री, दीपक जी 57 चीजें बाकी है, अभी 3 ही बताई है आपने। कांग्रेस ने 58 साल में सिर्फ ये 3 काम किए हैं क्या? सारे
बिल्कुल। भैया, देखिए शिवम शिवम जी जी, और देखिए, आप दीपक जी, जवाब नहीं शिवम दे जी रहे। और दीपक जी, मैं देखिए रोकूंगी, मैंने काफी समय दिया, लेकिन आप लोग मुद्दे से तो डाइवर्ट हो करने चुके की बात नहीं हैं है। पूरी तरीके से। दीपक जी आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप मुद्दे पर बात करिए। मुद्दे से डाइवर्जन होता जा रहा है सर। कांग्रेस और बीजेपी का कंपटीशन यहां पर नहीं हो रहा है। बिल्कुल। सिंपल सी बात है कि आज के माहौल में हम एक सिक्के के दो पहलू की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा हिंदुस्तान परेशान है तो हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें ग्रैब करनी चाहिए। सवाल सिर्फ ये है सर, अब ये सवाल नहीं है कि अगर बीजेपी सरकार एक एक बेबी स्टेप भी लेती है या कि वो क्या फैसला करती है, कौन से देश के साथ में कैसा फैसला करती है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो राहुल गांधी के कान में आकर या कांग्रेस पार्टी को रिटर्न में लिखकर पहले परमिशन ली जाए कि हम ये स्टेप लेने जा रहे हैं। इसीलिए मेरा आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुद्दे पर रहिए। कांग्रेस बीजेपी का यहां कोई भी कंपटीशन नहीं है कि उन्होंने 60 साल में क्या किया, आपने 6 साल में क्या किया। अभी वो गिनाने का समय आएगा, सब कुछ ठीक होगा, इलेक्शन में गिना लीजिएगा। अब दीपक जी बात पूरी करिए। देखिए, मैं बड़े विनम्रता और शालीनता के साथ कहूंगा, ये महामारी का दौर चल रहा है। जी। शिवम त्यागी आपके स्टूडियो में बैठे, कृपया डिस्टर्ब न करें, बहुत अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और ठीक है। भाजपा के दीपक जी, लिए आप अपनी बहुत बात पूरी करिए। अच्छी बात है, झूठ बोल। लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ, महामारी के दौर में हम कर क्या रहे हैं, सरकार हमारी कर क्या रही है। हम अमेरिका से कंपेयर करके, अमेरिका लाखों टेस्टिंग रोज कर रहा है और हम 10,000 टेस्टिंग भी नहीं कर पा रहे। तो हमें अभी इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को उपाय करना चाहिए। सारा पक्ष विपक्ष इनके साथ खड़ा है, लेकिन एक गाल बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं और मन की बात करते हैं, कुछ कर नहीं रहे। आज आप 30,000 आंकड़े पे खुश हो सकते हैं कि हमारे देश में 30,000 है, हम भी खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 30,000 आंकड़े आपने कितने लोगों पे सैंपलिंग किया है, कितने लोगों पे टेस्टिंग किया है, मेन सवाल ये है। ठीक है हमारी दीपक जी, मैं आवाज इसका ये जवाब लेना सबसे चाहूंगी, मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी। लेकिन जो परिस्थिति हमने अभी तक देखी है ना सर, कांग्रेस पार्टी से ही बहुत अलग अलग बयानबाजी आती है। जो इस समय तमाम विपक्ष, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश की विपक्ष को जिस तरीके से साथ खड़े होना चाहिए था सर, आप सामने बिल्कुल कहते हैं कि हम साथ खड़े हैं, उसके साथ में आप इफ और बट जरूर लगा देते हैं। ये कहीं ना कहीं एक मनोबल भी होता है सर, वो तोड़ने का कार्य करता है। क्योंकि कोरोना की तैयारी सदियों पहले से नहीं की थी, ना बीजेपी ने की थी, ना ही जनता तैयार थी कि कोरोना आने वाला है और हमें सदियों पहले से तैयार रहना है। शिवम जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना इसमें चाहता जी हूं कि राहुल गांधी ने 12 फरवरी को बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार को आगाह किया था कि कोरोना एक महामारी आने वाली है। दीपक जी कृपया आप बिल्कुल सचेत बिल्कुल रहिए। किया था। राहुल गांधी ने बहुत ट्वीट किए, प्रियंका गांधी ने बहुत ट्वीट किए, बहुत उन्होंने उपयोग किया, लेकिन बार बार हमेशा सिर्फ ऐसे सवाल और जो जमातियों ने किया वो पूरे देश ने देखा और उसको लेकर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कमेंट कभी कांग्रेस का नहीं आया। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या स्टेप सोशल इश्यूज को लेकर जो लोग हैरान परेशान है, सिर्फ ये कहने के अलावा कि आप मजदूरों को नहीं निकाल रहे हैं, आप प्रताड़ित कर रहे हैं, आप खाना नहीं दे रहे हैं, आप पानी नहीं दे रहे हैं, वही संजय निरुपम बात करते हैं। उसके बाद में सीधे तौर पर कह देते हैं कि हम हर किसी को खाना नहीं खिला सकते हैं। उसके बाद में आप सामने वाले से यही उम्मीद करते हैं कि किसी प्रकार का कोई लूपहोल नहीं आएगा। विपिन जी इस पर मैं आऊंगी इसके बाद, सिंपल सी बात है। मैं आऊंगी सर, दीपक जी मैं आऊंगी इसके बाद। मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, मामला समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था आजादी के समय। $1 1 रुपया था। आज व्यवस्था क्या हुई है, वो राजनीति का समय नहीं है। देखिए, क्योंकि 2-3 बातें ये बड़ी जरूरी है यहाँ पर बोलना कि जब प्लानिंग कमीशन थी उसको खत्म करके फिर नीति आयोग का गठन हुआ, उसके साथ साथ पहले ये बोला जाता था पॉलिसी पैरालिसिस बोला जाता था। देखिए, कुछ मैं उसी बात को दोहराऊंगा, कुछ बातें जो आपके राष्ट्र हित की है, राष्ट्र निर्माण करना है, नेशन बिल्डिंग करनी है, तो वहां पर तो सबकी भूमिका चाहिए होगी। जब प्रधानमंत्री एक बात बोलते हैं कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मैं साथ में स्वच्छ भारत भी जोड़ूंगा। लाल किले की प्राचीर से जब पहली बार प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत की बात करी और लड़कियों के लिए टॉयलेट के लिए बात करी तो वो लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने, सब लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। तो देखिए, आज उसकी अहमियत समझ आती है। आज सब लोग साफ सफाई को तवज्जो दे रहे हैं। अब क्योंकि अब देखिए ना, ये वो तो एक साफ सफाई को जब प्रधानमंत्री ने एक मुहिम छेड़ी तो उसके पीछे भी कुछ उनकी विजन रही होगी। लेकिन बहरहाल इस समय यह समझना है कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि मामला तो देखिए, हमने तो इस समय इकोनॉमी में बात चल रही है कि कोरोना को लेकर हमारे पास क्या सुनहरा अवसर है। कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अब चीन से लोग दूरी बनाएंगे तो हिंदुस्तान के पास कंपनियां आएंगी। आप साउथ कोरिया की बात करें, जापानी कंपनियों की बात करें, अमेरिका की कंपनियों की बात करें, ऐसे और देश भी हिंदुस्तान के को गले लगाना चाहेंगे इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, देखिए आज से पहले क्या हुआ था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस नहीं था। हम लोग जो इंपोर्ट तो बहुत कर लेते थे, यहां से एक्सपोर्ट कितना हो रहा है उस पर ध्यान नहीं जाता था। लेकिन कम से कम एक बात काबिले तारीफ है, मैं सरकार की बोलूं,
और प्रधानमंत्री की खास तौर पे कि उन्होंने ये इस चीज पे ध्यान दिया है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जितना जो करेंगे उसका बैलेंस बना के चलेंगे। हम दूसरी देशों की इकोनॉमी को तो बढ़ावा दे देते हैं, अपना यहां पर सोचते थे नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि ये भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर की तनातनी आपस की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है, रिसेशन हुआ है, मंदी हुई है और जीडीपी सारे देशों के। मैं एक बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं। अभी इस समय जो दबाव डाला जा रहा है, देखिए ये भी कूटनीति के तहत होता है। बड़े बड़े सुपर पावर्स, बिग बुलीज बन जाते हैं, बड़े भाई दादागिरी दिखाते हैं। अमेरिका और चीन की बात कर रहा हूं तो दबाव की राजनीति है। वो अलग बात है कि घुटनों के बल ये दोनों नेता आए हैं। जिनपिंग की बात करें, चीन के प्रीमियर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी के पास। और लेकिन अभी जो है टैरिफ की लड़ाई है। हिंदुस्तान पे भी जो दबाव बनाया जा रहा था टैरिफ को लेकर बनाया जा रहा है। और अभी भी जो है अभी हिंदुस्तान ने दिखाया, एक नजीर पेश करी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दी है हमने, उसके बाद अब फार्मास्यूटिकल सेगमेंट को बढ़ावा मिलेगा। तो यहां पर देखिए वही विश्व गुरु वाली बात आ जाएगी दोबारा कि यहां पर ईज ऑफ, आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, हिंदुस्तान की छवि को अंतरराष्ट्रीय पटल पे अच्छा दिखाना है और वहां पर सबको एक सुर मिलाना पड़ेगा क्योंकि सबका फायदा है इसमें। ठीक है, इसी पर मैं दीपक जी आपके पास आऊंगी और सवाल लेना चाहूंगी कि इस एक सुर में सुर मिलाने की बात जो विपिन जी कह रहे हैं, अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही, प्रपोजल तैयार किया गया है, सामने रखा गया है, इंटरेस्टेड कुछ कंपनीज दिखाई दे रही हैं कि अगर वो चीन को बायकॉट करती हैं तो वो यूपी में खास तौर पर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो अगर ये बात हो रही है तो ये हमारे हिंदुस्तान के फायदे के लिए हो रही है। जाहिर तौर पर कंपनी आएगी तो बिल्डिंग भी बनेगी, तमाम चीजें होंगी, मजदूर भी लगेंगे, एम्प्लॉयज वो लेकर नहीं आएंगे, एम्प्लॉयज हमारे ही देश के होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो एक कहीं ना कहीं सुनहरा भविष्य हमारे लिए है अगर इस तरफ सरकार आगे कोशिश करती है, जो प्लानिंग हमें दिखाई दे रही है इंप्लीमेंट होती हुई अभी से। तो अगर ये फायदा होगा सर, तो इसमें इतना ना नुकुर नुक्स करने की जरूरत क्या थी? इसमें तो आप अगर साथ खड़े थे तो ऐसे माहौल में आप साथ भी दे सकते हैं कि हाँ अच्छी बात है, सरकार को आप सुझाव देने का काम कर सकते हैं। दीपक जी आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। सुन पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सरकार को हम सुझाव दे रहे हैं, सरकार के हर एक कदम का स्वागत है जी। दूसरे देश की दूसरी कंपनी हमारे देश में है, उनका भी स्वागत है जी। हमारा देश कहता है अतिथि देवो भव और हमारे देश में रोजगार आएगा, अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश का जो पैसा लूट के ले गए, अब आप बोलेंगे, अभी पिछले 5-6 दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ही आरबीआई ने एक लिस्ट जारी किया है और सारे विलफुल डिफॉल्टर का बताया कि कितने, लगभग 68,000 करोड़ रुपए। तो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आज इस बात को यहाँ पे बताना चाहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अरे दीपक जी उसमें तो जाना नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट लाती है, उसमें तो जितने तह में जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, बहुत कुछ खुलासे होंगे क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी का भट्टा ही एनपीएस ने बिठाया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो आपने कर्जे दिए। हमेशा हर बात में इतनी नेगेटिविटी निकाल लेना कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के या भारतीय जनता पार्टी के वो सुनहरे सपने हैं जो दिखा कर वो जनता को ठग रहे हैं। आपको वाकई में, आपको दीपक झा साहब वाकई में लगता है कि ये माहौल ऐसा है, कोई इलेक्शन चल रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी बयानबाजियां चल रही हैं, उनका इन्वेस्टमेंट करवा लेंगे, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट करवा लेंगे, आप हमें वोट दे दीजिए? आपको वाकई में लगता है कि ऐसी सिचुएशन है कि सरकार जनता को गुमराह करके क्या फायदा कर लेगी? सरकार तो बन चुकी है, जितने साल चलना है उसको कार्यकाल अपना पूरा करना है। कोई इलेक्शन स्पीच नहीं चल रही है ना सर कि सरकार लोक लुभाने वादे कर देगी और जनता उनको वोट दे देगी। देखिए अब आप मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट। मैं एक कहना चाहता हूँ सृष्टि जी, ये सरकार लोक लुभावने वादे हर दिन सपने दिखाते हैं, सपने कोई पूरे नहीं होने वाले क्योंकि इनके हिसाब से कोई एक कदम उठाते नहीं। पिछले 5 सालों में सिर्फ नारे दिए हैं, जुमलेबाजी दिए हैं। आप कहते हैं अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हुई, जीडीपी नीचे गई। आप कहते हैं हमारे देश में इकोनॉमी का बूस्ट आया, आप आरबीआई से पैसे लेते, तो सारे कारनामे तो आपके सामने उजागर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं दीपक जी आपके तमाम सवालों का जवाब लेना चाहूंगी। शिवम जी दोबारा से आप चुनाव जीत कैसे गए? पहली बात तो ये कि आपने 6 सालों में कुछ भी नहीं किया, आप सिर्फ बातों के और जुमलेबाजी के बल पर जनता ने आपको दोबारा से सत्ता में कैसे बिठा दिया? और ऐसे माहौल पर जब हर एक शख्स को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्या ऐसे समय पर आप जनता को गुमराह करने के लिए ये प्लानिंग और प्रपोजल बना रहे हैं जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है इस समय? सीधा छोटे से उसमें जवाब दे देता हूं, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं दूंगा कि हमने
क्या किया है। प्रधानमंत्री की अगर मैं सिर्फ बात करूं, अगर मैं अपनी केंद्र सरकार की बात करूं, उनकी 159 योजनाएं हैं जिनके तहत इस देश के 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। मैं योजनाएं नहीं गिना रहा हूं, उज्ज्वला से लेकर और तमाम योजनाओं तक 60 करोड़ लोग, उसके बेनिफिशियरीज का फायदा आपको 2019 के इलेक्शंस में दिखा। जितना प्रचंड बहुमत आया, इतना प्रचंड बहुमत किसी भी बातों पर, लोक लुभावन वादों पर, जुमलों पर मिलता है क्या? आज तक तो नहीं मिला किसी को। और अगर ये कह रहे हैं कि लोक लुभावन वादों पर, जुमलों पर मिलता है, तो फिर इंदिरा जी को भी ऐसे ही मिला होगा। वैसा तो नहीं हो सकता ना। तो इस देश के लिए काम किया है तभी मिला है। दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि अपने सारे दोस्तों को जो है माफ कर दिए, जो बेड डेट्स थे उनके माफ कर दिए, उस पर क्यों नहीं बोलती सरकार? सर, प्रॉब्लम क्या है दीपक झा जी, कि जो पॉलिसीज आपने और आपकी सरकारों ने बनाई है, आपको वही याद नहीं रहती। इस देश में नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में एक पॉलिसी बनी थी कि जो भी बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं, जो भी बिजनेसमैन कुछ अपना बिजनेस चलाते हैं और उसके बाद वो सर्टेन टाइम पर जाकर लॉस में जाता है या बैंकरप्ट होता है, तो उनके जो बेड डेट्स हैं, सरकार बिना किसी भेदभाव के कि मेरा दोस्त उसका दोस्त या किसी और का दोस्त उसके लोन माफ कर दो, ऐसा नहीं, ऊपर के टॉप 5 लोगों के जो सर्टेन अमाउंट है उसको माफ करते हैं। और ये 1991 से कानून है इस देश में। अब फिर आप सुनेंगे नहीं, तो ये प्रोसीजर है। और ऐसा नहीं है कि रिलायंस के और तमाम लोगों के लोन्स आपने माफ नहीं किए, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपने भी माफ किया। अब इससे आगे चलते हैं, फिर से डाइवर्ट, अब आगे चलते हैं। अब मैं फिर से आता हूं, मैं लगातार 15 मिनट से सुन रहा था, मुझे मुश्किल से मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। जहां तक ये कहते हैं लोग लुभावन वादे, मतलब दीपक झा अभी के पर्सपेक्टिव में ये कह रहे हैं कि अगर सरकार भी कह रही है, दुनिया भी कह रही है और तमाम इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि ये इस समय हिंदुस्तान के लिए बेहतरीन समय हो सकता है और कंपनीज आने के लिए तैयार है, कंपनीज भी कह रही हैं, सरकार भी कह रही है, तो इस बात को भी कांग्रेस पार्टी जो है पचा नहीं पा रही और वो इस बात को भी कह रही है कि लोक लुभावन है। अरे भाई, ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कह रही, सिर्फ इस बात को कंपनीज भी कह रही हैं, इकोनॉमिक एजेंडा के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि इससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही इस बात को। जब कोई कंपनी आएगी, आप सबसे पहले आप राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को कॉन्फिडेंस चिट्ठी लिखकर देके उनको बताएंगे, चिट्ठी लिखकर बताइएगा, उनको प्रूफ चाहिए होता है हर चीज का, तो आप प्लीज पहले प्रूफ देने का काम किया करिए, उसके बाद में इस देश का एक भी पत्ता हिलना चाहिए। विपिन जी, मेरा कंसर्न सिर्फ इस बात से है कि 70 साल में क्या हुआ, 6 साल में क्या हुआ, अभी उस चीज से किसी प्रकार का कोई लेना देना और कोई मतलब, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, कितना लूटा, कितना काम किया, बीजेपी ने कितना लूटा, कितना काम किया, उस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अभी मौजूदा सिचुएशन ये है कि लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां खतरे में हैं, लॉकडाउन कब तक रहेगा किसी को कोई आइडिया नहीं है, हम कब इस संकट से बाहर निकलेंगे किसी को कोई आइडिया नहीं है, अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पे है, वो बिल्कुल सही बात है। उसे निकालने के लिए अगर ये कोशिशें हो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप हम कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण की तरफ बढ़ रहे हैं। मान लीजिए सब कुछ खत्म हो गया हमारा, फिर भी हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो उस शुरुआत में इतनी दिक्कत क्यों? देखिए, सबसे पहले तो सोच अपनी सकारात्मक रखनी पड़ेगी और ये वही वाली बात दोहराऊंगा कि सबको एक सुर में सुर मिलाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी भी मैंने क्यों बोला कि अभिशाप में वरदान, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यहां पर भी हमारे को अवसर मिला है। आप उत्तराखंड की बात बोले, अगर याद करें कि वहां पर जब बाढ़ आई थी तो और किस तरह से त्रासदी हुई थी और कितना बड़ा नुकसान पहुंचा के गई थी, और जब बाद में उसका आंकलन करा गया तो ये पाया गया, नतीजे ये निकाला गया कि 50% जो है उसमें वो मैन मेड ट्रेजेडी थी। बाकी जो कुदरत की तरफ से जो कुदरत का प्रकोप था वो अलग बात है, लेकिन 50% मानव ने खुद उसमें योगदान दिया था। जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स वहां पर खड़े करे हुए थे तो उससे नुकसान हुआ और उससे मामला और बिगड़ा। तो मैं वही बात बोलना चाहूंगा, एक हम शब्द सुनते आए हैं अक्सर, ब्रेन ड्रेन। अब वो दौर आएगा जब रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप वो करेंगे तो लोग वापस आना चाहेंगे यहां पर। जिस तरह से आपने पीछे पलायन की बात देखी यहां पर कि लोग अपने घर वापसी, तो यहां पर वो करना चाहेंगे जब आप उनको मौके देंगे यहां पर। क्योंकि उन्होंने वहां पर देख लिया, अगर आप कोरोना की बात लेके चले, इतनी बड़ी व्यवस्था थी वहां पर यूरोपीय मुल्कों में, और अमेरिका की बात करें, आज अमेरिका, हम अमेरिका का हर जगह उनका उदाहरण देते हैं, अमेरिका पूरे लॉकडाउन के कगार पे है और वो देखिए कितने बिल्कुल विफल रहे पूरे इसको मामले को निपटने में कोरोना से, और बिल्कुल सब चीज सामने आ गई। आप अगर इतिहास भी खंगालेंगे, स्पेनिश फ्लू, कॉलरा, प्लेग, तो कितनी भारी नुकसान पहुंचा के गया, कितनी मौतें हुई। उसके मुकाबले अगर आप अब इसकी बात करें कोरोना की, तो हिंदुस्तान ने बहुत हद तक
क्योंकि समय पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी, वो भी अच्छी बात है और तभी तारीफ हुई, WHO ने भी तारीफ करी। तो कहीं ना कहीं अपनी सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा, सकारात्मक करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के पास एक बहुत सुनहरा अवसर है कि आप मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन हिंदुस्तान है और उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं आप। उसमें रोजगार मिलेगा, लोगों को काफी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और लेकिन उसके साथ साथ मैं दो बातें बोलना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं रिवर्स ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट की, और अभी कोरोना को भी लेके सोच यहां जानी चाहिए कि प्लाज्मा थेरेपी को कैसे तवज्जो मिले। वो अलग बात है कि सरकार जब तक वहां से हरी झंडी नहीं देगी तब तक आगे हम बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर ये यहां पर इसके जो अगर परिणाम अच्छे आते हैं और सरकार भी इसमें आगे गो हेड सिग्नल देती है तो वो भी फिर रिवर्स होगा कोरोना का, क्योंकि जितना कोरोना 1 से 5 लोगों को संक्रमण की आशंका जताई जाती है उतना ही प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से इस पे काबू पाया जा सकता है। तो यही बात है, सोच हमारी कहां जा रही है उसमें भी काफी कुछ चीजें निर्भर करेंगी। ठीक है शिवम जी, यूपी सरकार तैयारी इसकी पहले से कर रही थी। अभी जिस तरीके से तमाम समिट्स भी हुए हैं, डिफेंस एक्सपो की बात कर लें या फिर इन्वेस्टर समिट की बात कर लें, इंटरेस्ट बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पर दिखाया है। तो इसके पीछे की जो मूल वजह समझ में आती है, पहली बात तो ये कि एक सिक्योरिटी होती है, दूसरी बात ये कि ईज ऑफ डूइंग का जिक्र पहले हो चुका है, और सिंगल विंडो सिस्टम कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा कारगर रहा है इन चीजों के लिए कि बहुत हद तक इंटरफेरेंस नहीं है। आपको आराम से मजदूर मिल जाते हैं, आपको आराम से एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको सफर नहीं करना पड़ेगा। पेपरलेस सारा कागजों। मैं एक इसमें और जोड़ना चाहूंगा, एक हिंदुस्तान के पास एक और अवसर आने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चेक्सिट की। चीन से लोग दूरी बनाएंगे सारे देश, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इतने सालों से बात चल रही थी कि हिंदुस्तान को परमानेंट मेंबरशिप मिलने के लिए, उसका विरोध हमेशा चीन ने करा है अपनी ओछी राजनीति से, और ये अब हिंदुस्तान के पास वो अवसर आ सकता है और उससे काफी आपके रास्ते खुलेंगे। ठीक है शिवम जी। देखिए एक चीज सृष्टि जी देखने की जरूरत है कि इस देश में टैलेंट की कभी कोई कमी नहीं रही है। परेशानी हमारे साथ हमेशा यही रही है कि हमारे जो बेहतरीन ब्रेन्स हुआ करते थे या हैं अभी भी, वो कहीं ना कहीं माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नहीं है। आज हम मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर बात करें तो जितनी भी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके ज्यादातर सीईओज हिंदुस्तानी हैं, तो टैलेंट की कभी कोई कमी नहीं रही। अगर हम साइंटिस्टों की बात करें तो उसमें भी कभी भारत कहीं पीछे नहीं रहा। अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो वो भी हम काफी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। लिटरेसी रेट लगातार बढ़ा है, चीजें बेहतर हुई है। अगर किसी चीज की कमी सबसे ज्यादा इस देश में थी तो वो थी पॉलिटिकल विल, कि किसी भी चीज को सिर्फ ऐसे ही लेट गो कर देना कि कहीं ना कहीं अपने देश में मेक इन इंडिया की जब हम लगातार बात करते हैं, मैं कहता हूं आज आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उसको रेप इन इंडिया कह सकते हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं, आप गाली दे सकते हैं, वो एक चीज है। लेकिन ये भी एक हार्डकोर सच्चाई है, कटु सत्य है कि 70 साल के इतिहास में आपने कभी भी इस पर बात करना भी जरूरी नहीं समझा। आपको लगा कि ठीक है अगर ब्रश करना है तो कोलगेट उठा लीजिए, आपको लगा कि कुछ और काम करना है तो कोई और कंपनी उठा लीजिए, आपको लगा कि अगर फोन करना है तो आईफोन ले लीजिए। मैन्युफैक्चर कौन करता है? चाइना करता है। आपने कभी उस थॉट प्रोसेस को बिल्ड ही नहीं किया कि हिंदुस्तानी भी कोई चीज होनी चाहिए। यह सरकार ऐसी है जो इस पर बात कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बार बार नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो 2014 से पहले इस देश में बहुत ही रेलेवेंट थे, कोई सुनता ही नहीं था इनको। इन छोटी छोटी चीजों से जो हमारे यहां की मैन पावर है, हिंदुस्तान की मैन पावर है, वो हिंदुस्तान में काम करेगी। क्योंकि चाइना जो एक बिगेस्ट हर्डल हमेशा से रहा है, पहले कोरोना से पहले ट्रेड वॉर था, अब कोरोना हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वाइड उनको नेम एंड शेम होगा। तो मुझे लगता है हमारे पास जो टैलेंट है हिंदुस्तान में, लेबर के साथ साथ हमारे पास जो टैलेंट है और इतनी सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार का आपने स्ट्रक्चर देखा ही है। अगर मैं 2014 से आज 2020 तक की बात करूं तो हम दिल्ली का 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहे हैं, जिसका अपने आप में बहुत बड़ा मतलब होता है। क्योंकि अगर आपके यहां पर बेहतर रोड्स हैं तो कनेक्टिविटी के साथ साथ कहीं पर भी दूर सुदूर गांवों में भी अगर कोई कंपनी सेटअप होती है तो एटलीस्ट वहां कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम जेवर में एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सीधा हम ये कह रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा से लेकर और आगरा तक के लोग जो है, बीच में जितना भी गैप था सब एक एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। आसपास अब आके हब बनेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करने की जरूरत है। एवेन्यू बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि चैलेंजेस कम है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस समय इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास एक विजन है इस देश को लेकर, मेक इन इंडिया को लेकर एक विजन है। यहां का युवा यहीं रहे, यहीं काम करे, यहीं इस देश के सपनों को साकार करे, उसका एक विजन है। इसके साथ ये एक प्रॉब्लम आप जरूर मान सकते हैं कि जब आपकी टॉप शॉट लीडरशिप ही एक्सपोर्ट हो इंडिया से बाहर से, तो वो मेक इन इंडिया में क्या ही नजर रखेंगे, वो उसको रेप इन इंडिया ही बताएंगे और तो कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है दीपक जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और चाहता हूं कि अगर ये अच्छे दिन आ जाए। हम तो इंतजार कर रहे हैं पिछले 6 सालों से कि जो सपने दिखाए गए थे लोगों को। सवाल सिर्फ यह है कि देश की अर्थव्यवस्था, जैसा आपने भी अभी एक बात बोली थी कि अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है
और मेरी बातों से आप सहमत थे, तो अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, दिन ब दिन नीचे जा रही है, और आप सपने ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि मानो चांद धरती पे उतर आ गया हो। आप बातें कहाँ की कर रहे हैं? पिछले 6 सालों में आपने बैंकों को डुबो दिया, आपने इंडिया से बाहर लोगों को ले गए, उनको पकड़ के हिंदुस्तान में नहीं लेके आए, तो आप कर क्या रहे? आप कथनी खरनी भिन्न जहां धर्म नहीं पाखंडवा, ठीक है शिवम, कथनी और करनी मतलब गलत बोलना शुरू कर दिया है। देखिए नहीं देखिए लेके बैठ जाए तो चांद नहीं देखिए दीपक जी चांद तो हम धरती पर लेकर नहीं आए, लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान के चांद राहुल गांधी हैं उनको सिर्फ हिंदुस्तान में रखने में हम कामयाब जरूर रहे। काफी महीनों से वो कहीं और नहीं गए। मैं मजाक में नहीं आना चाहता, मगर वो जवाब नहीं देने दे रहे। प्लीज देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है दीपक जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इलेक्शन जोन से बाहर निकले नहीं है बिल्कुल भी, आप अभी भी इलेक्शन मोड में ही हैं। आपको लग रहा है कोई इलेक्शन का मुद्दा है जिस पर आपको बहुत मतलब सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालनी है, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, सिर्फ मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी सर हर सरकार में कमी होती। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी नंबर 1 है, बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं ये उम्मीद नहीं करती थी कि इस तरीके से आप सवाल उठाएंगे। मैं ये उम्मीद करती थी कि ऐसी सिचुएशन में कम से कम विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार के साथ खड़ा दिखाई देगा। ऐसे माहौल में जब हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है, विपिन जी आखिरी कमेंट जल्दी से। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अगर संदेश, हम लोग क्यों सकारात्मक सोच की बात बार बार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं तवज्जो देनी है सकारात्मक सोच, ताकि एक अच्छा संदेश जाए, सिर्फ देश के आवाम को ही नहीं पूरे विश्व के अंतरराष्ट्रीय पटल पे जाए। तभी तो आप विदेशी निवेश की बात करते हैं, आप पूरी सरकार को घेरते हैं कि रोजगार कब होगा। दीपक जी मेरे पास समय इतना ही था, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से चर्चा अभी लगातार हुई है, क्या कुछ होगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमेशा हमने ये जरूर सुना है कि अंधेरा बहुत जब घना होता है या गहरा होता है तो सुबह बहुत ज्यादा रोशनी लेकर आती है। तो उसी का इंतजार हर कोई कर रहा है, क्या रोशनी हमारे पास में आएगी, क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आएगी। कुछ बुरा होता है उसके बाद अच्छा जरूर होता है, वो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना, नमस्कार।